प्लानिंग करने जा रहे, हेलो एवरीवन, प्लानिंग करने जा रहे हैं। प्लानिंग ये घटना चक्र से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक है घटना चक्र का पूर्वावलोकन, तो इससे प्लानिंग आप कर लोगे तो कई क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। स्टार्ट। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है? इट इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज लिस्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इट इज़ द 7th शेड्यूल में आता है ये, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7वें और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और विच इज़ अंडर द जॉइंट डोमेन ऑफ बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक। DMEO एक ऑफिस था, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, DMEO। ठीक है, इट विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन अटैच्ड ऑफिस अंडर। किसके था ये अटैच्ड ऑफिस? ये नीति आयोग के अंडर था। ठीक है, DMEO जो है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 18 सितंबर 2015 एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द नीति आयोग बाय मर्जिंग द अर्स्टवाइल प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑफिस एंड इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस। तो PEO और IEO को मर्ज करके 2015 में DMEO बनाया गया था। और DMO का काम क्या है? एक्टिवली मॉनिटरिंग करना और इवेल्युएट करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को इवेल्युएट करना, उसके पॉजिटिविटीज़ देखना, निगेटिविटीज़ देखना, प्लस कंट्रोल भी करना या मॉनिटर करना कि कैसे क्या होगा। इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किसका प्रोग्राम और इनिशिएटिव? इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीडेड रिसोर्स सो एज टू स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। फिर आइए आगे देखें ये क्या है। NDC इज़ एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो ऑर्गन तो नहीं था ये, प्लानिंग कमीशन का ऑर्गन नहीं था ये। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सही बात है ये। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब्स दैट पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान। तो पंचायत का रोल है किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस में। तो ये भी बात सही है। तो 2, 3 इज़ द राइट आंसर। हाँ, तो ये 2 और 3 देखिए आंसर राइट है। तो 2, 3 इज़ द राइट आंसर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में सेटअप हुआ। कहाँ? 1952 में। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्रपोज हुआ था टू बी अबॉलिश्ड, पर अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ इसको अबॉलिश करने के लिए। और जब से नीति आयोग आया है, NDC को कोई भी नो वर्क असाइंड नॉट इट डिड विथ एनी मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं हुई है और असाइन भी नहीं हुआ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, नाइदर द फाइनेंस कमीशन नॉर द प्लानिंग कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट प्लानिंग कमीशन नहीं है। स्कोप ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज लिमिटेड टू रिव्यू द रेवेन्यू सेगमेंट ऑफ द बजट, वाइल द प्लानिंग कमीशन टेक्स ओवरऑल रिव्यू एम्ब्रेसिंग बोथ द कैपिटल रेवेन्यू। तो देखिए आंसर भी है, ये वाला ही करेक्ट आंसर है। नो वन कैन बी मेंबर, तो नो वन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ द फाइनेंस एंड, ऐसा नहीं है, एट द सेम टाइम बन सकते हैं। और नो वन ओवरलैपिंग वर्क, भाई हो सकता है, क्यों नहीं, ओवरलैपिंग वर्क भी हो सकता है। तो ये भी गलत है, यहाँ नो लिखा। फाइनेंस कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो फाइनेंस कमीशन के डिटरमाइन करता है मेथड एंड फार्मूला, टैक्स प्रोसीड्स कैसे बांटा जाए सेंट्रल स्टेट के बीच में, ये फाइनेंस कमीशन देखता है आर्टिकल 280 में। ठीक है, अमंग द स्टेट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है, और वर्टिकल दोनों चीज़ देख रहा है। तो सेंटर से अमंग द स्टेट्स, सेंटर से स्टेट्स को कितना पैसा जा रहा है, फिर अमंग द स्टेट्स क्या क्या, अमंग द स्टेट्स क्या है, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल। तो इट रिकमेंड्स ग्रांट्स टू द स्टेट्स, ग्रांट देना वो 275 में, ठीक। वाइल द प्लानिंग कमीशन क्या करता है? फॉर्मुलेट करता है 5 साल का प्लान, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 5 साल का प्लान बना देगा, विच नीडेड द रिव्यू ऑफ बोथ द कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट को रिव्यू करता है प्लानिंग कमीशन। तो 20 करेक्ट। अब ये ऑप्शन क्या था? ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई। तो बी ऑप्शन था, द स्कोप ऑफ द फाइनेंस कमीशन लिमिटेड टू अ रिव्यू ऑफ द रेवेन्यू सेगमेंट ऑफ द बजट। प्लानिंग कमीशन टेक्स एन ओवरऑल रिव्यू एम्ब्रेसिंग बोथ द कैपिटल एंड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। फिर यहाँ देखिए
फाइनेंस कमीशन का रूल्स है 1951, lay down the criteria for being member of constitutional body. Those who have special knowledge of finance account of the government, जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज है फाइनेंस अकाउंट की, वो मेंबर बनेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, फाइनेंस कमीशन के, विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर में काफ़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड दोज हु हैव बीन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ हाई कोर्ट, तो जो क्वालिफाइड हैं टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट. So therefore, any member of the erstwhile planning commission holding the eligibility could also become a member of finance commission. तो वो भी आदमी फाइनेंस कमीशन जो ऐसी एलिजिबिलिटी प्लानिंग कमीशन का मेंबर होल्ड कर रहा है वो फाइनेंस कमीशन का भी मेंबर बन सकता है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वर्किंग ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशन, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए तो वर्किंग है दोनों इंस्टीट्यूशंस का, लेड टू द फ्रिक्शन अमंग देम ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर कट गाइडलाइंस डिमार्केटिंग देयर एरियाज ऑफ वर्क. फिर citing the overlap of finance commission with the planning commission and the resultant anomalies, the second finance commission stated that it had become a statutory body with limited function. तो citing the overlap finance commission का with the planning commission, the resultant anomalies in the second finance commission stated that it become a statutory body with limited function, कि statutory body है but limited function के साथ. This constitutional debasement ended on 1 जनवरी 2005 when the planning commission was dissolved. 2015 को 1 जनवरी को प्लानिंग कमीशन को ये डिसॉल्व कर दिया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड इकोनॉमिक कैबिनेट, किसको कहा गया है? अशोक चंद्र. इकोनॉमिक कैबिनेट अशोक चंद्र ने किसको कहा है? तो अशोक चंद्र ने प्लानिंग कमीशन को कहा है इकोनॉमिक कैबिनेट. तो प्लानिंग कमीशन वॉज कॉल्ड इकोनॉमिक कैबिनेट बाय अशोक चंद्र. ही पॉइंटेड आउट द प्लानिंग कमीशन undefined position and wide terms of reference had catapulted it into the position of economic cabinet. ठीक है. एनडीसी के बारे में देखिए क्या करता है. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मॉनिटर इम्प्लीमेंट क्या करता है? ये 5 प्लान बनाता नहीं है तो प्लानिंग कमीशन करता है, ये रिव्यू करता है नेशनल प्लान को, और ये ख़त्म ही है, इसका काम कुछ नहीं बचा हुआ है अभी. तो एनडीसी 1952 में हुआ था टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट रिसोर्स ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ 5 ईयर प्लानिंग मेड बाय प्लानिंग कमीशन. तो जो भी प्लानिंग कमीशन प्लान बनाएगा तो उसको क्या करेगा? स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्स ऑफ द नेशन in support of 5 year plan to promote common economic policy in all vital sphere, ensure rapid and balanced development in all parts of the country. It was an apex body to take decision on matter related to 5 year plan prepared by erstwhile planning commission, to review the working of the plan from time to time and to recommend such measure as are necessary for achieving the aims and targets set out in the national plan was also major function of the NDC. और क्या काम था? टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम and to recommend such measures as are necessary for achieving the aims and targets set out in the national plan. It was also major function of NDC. प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एनडीसी के. कौन है? प्राइम मिनिस्टर. एसडीसी जो है इट हैज़ बीन प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश, पर अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ है. जब से नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल आया है उसका काम भी एनडीसी के जैसा है, नीति आयोग के जैसा एनडीसी का, और अभी तक कोई वर्क एनडीसी को इसलिए मिला नहीं है. एनडीसी क्या है? मेनली कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटिंग प्लान इम्प्लीमेंट नहीं करे, अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान. 5 ईयर प्लान को अप्रूवल करना है. बनाएगा कौन? प्लानिंग कमीशन. देखिए थोड़ा एक जैसा एग्जांपल लगा, जैसे इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट गलत कर दो यहाँ. अप्रूविंग द असेसिंग मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को देखना, इम्प्लीमेंटिंग प्लान, तो ये दोनों कंफ्यूजिंग थोड़ा है. तो अब यहाँ आंसर है अप्रूविंग 5 ईयर प्लान. इम्प्लीमेंट प्लान नहीं, सिर्फ 5 ईयर प्लान को अप्रूवल देना. और थोड़ा सा ये 2 कंफ्यूजिंग ऑप्शन लग सकता है आपको. असेसिंग मेजर डेवलपमेंट, तो यहाँ मेजर नाम आ गया तो ये भी नहीं है, माइनर भी हो सकता है कोई भी. एनडीसी का चेयरमैन पीएम है, ऑब्वियसली पीएम चेयरमैन है इसका. क्या करता है? अप्रूवल देता है 5 ईयर प्लान को. ठीक. एनडीसी 52 में बना था. कब? ये जनवरी अगस्त. देखिए 6 अगस्त 1952 है. ये क्वेश्चन 8 में आया, 14 में आया, फिर 16 में मेंस में आया. देखिए मेंस में आ गया यूपीपीसी से, और आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी आया है 14 में. तो ये है 6 अगस्त 1952. तो एनडीसी का कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? 6 अगस्त को 1952. ये डेट याद रखिए, फिर से आ सकती है. 6 अगस्त 1952 को एनडीसी बना था. विच ऑफ द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव द 5 ईयर प्रोजेक्ट? फाइनल क्या है? तो फाइनल अथॉरिटी जो है
वो 5 ईयर प्लान बनाने वाली एनडीसी थी। और देखिए 2008-4-3 के मुताबिक तो एनडीसी थी, तो नीति आयोग है, तो नीति आयोग तो यहाँ है नहीं। प्लानिंग कमीशन कब हुआ? प्लानिंग कमीशन 1952 में या 50 में 50 में प्लानिंग कमीशन बना, एक एडवाइजरी बॉडी बना था ये, इन परसुएंस ऑफ द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट रैपिड राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन और यूज़ का, एफिशिएंट या सस्टेनेबल वो लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, तब पता नहीं यूज़ नहीं हुआ था, तो एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हो। एज एन एडवाइजरी बॉडी, यहाँ पे देखिए एडवाइजरी बॉडी था। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन हो, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाए इन द सर्विस ऑफ कम्युनिटी। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इस नॉन स्टैट्यूटरी था, तो कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बना है ये, इसलिए इट इज नॉन स्टैट्यूटरी एंड में डिस्क्राइब्ड एज क्वाजी पॉलिटिकल बॉडी। तो क्या है? क्वाजी पॉलिटिकल बॉडी है विच इज़ नॉट क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहली बात तो ये देखो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है और नॉन स्टैट्यूटरी भी है, क्योंकि कोई एक्ट नहीं बना था प्लानिंग कमीशन के लिए, एक क्वाजी पॉलिटिकल बॉडी कहा जाएगा। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बना है? नहीं भैया। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है? नहीं भैया। रेजोल्यूशन था बस कैबिनेट का, उससे बना हुआ है। कौन सी? एडवाइजरी, आ गई लिखा है एडवाइजरी। स्टैट्यूटरी ये तो है ही नहीं, ऑटोनॉमस भी है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा इसके ऊपर, तो इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। क्वाजी पॉलिटिकल बॉडी, क्वाजी पॉलिटिकल, ये अच्छा सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? रिप्लेस किया प्लानिंग को, तो सही बात है। इट वॉज सेट अप इन जनवरी 15, सही बात है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है बहुत, ये तो मेंस में आंसर भी कोट करते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, तो ये तो बात सही है। फुल टाइम चेयरमैन, ये गलत है, ये वाले आंसर में नॉट करेक्ट, ये हो गया। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बना था, इसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने, ठीक है, कैबिनेट रेजोल्यूशन से 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग जो बना है टू एक्चुअलाइज द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही गई थी, गुड गवर्नेंस की बात की गई, ताकि स्ट्रॉन्ग नेशन हो। इसके कोई फुल टाइम चेयरमैन नहीं है, इट हैज़ फुल टाइम वाइस चेयरमैन इंस्टेड एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, तो इट हैज़ नो फुल टाइम चेयरमैन बट इट हैज़ अ वाइस चेयरमैन इंस्टेड। एक वाइस चेयरमैन है और प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर। इसकी गवर्निंग काउंसिल में नीति आयोग के कौन कौन आता है? चीफ मिनिस्टर आते हैं सारी स्टेट के, यूटीज़ क्या आ जाते हैं, जो लेजिस्लेचर है वो यूटीज़ के जैसे लेजिस्लेचर है, जैसे पौंडीचेरी और ये दिल्ली, ये सब आ जाएगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूटीज़, और लेफ्टिनेंट गवर्नर अदर यूटीज़ के, ये भी आ जाएंगे। 1 जनवरी 2015 को एग्जिस्टेंस में आया था, 1 जनवरी 2015 बाई कैबिनेट रेजोल्यूशन था, ये भी कैबिनेट रेजोल्यूशन था। पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखिए यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात यहाँ वाले में आ गई, विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाई फोस्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में और इन्वॉल्व करो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेंटर स्टेट कोऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, अमंग द स्टेट भी कोऑपरेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग यूजिंग बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, टॉप टू बॉटम नहीं, नीचे से ऊपर, बॉटम अप अप्रोच। सारी स्टेट्स मिलकर कोऑपरेट करें, सेंटर को असिस्ट करें। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को। तो नीति आयोग जो है, इट हैज़ बीन फॉर्म रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जनवरी 2015। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग विच इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी, फुल फॉर्म क्या है? इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत कॉमन नेम है, चलिए आप, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? नीति आयोग, तो SDG का यहाँ नाम आ गया, पहले नहीं था, NDC में प्लानिंग कमीशन में एफिशिएंट था वहाँ,
नीति आयोग इज़ अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर SDG को इम्प्लीमेंट करना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अचीव करेगा, ठीक है। विद कोऑपरेट SDG को कैसे अचीव करना है? विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वाइस चेयरमैन कौन था? अभी ये 18-17 क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। देखिए 18 में आया था कि वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का, तो उस समय थे अरविंद पंगरैया। तो अरविंद पंगरैया तभी थे और इनके बारे में ये सब लिखा हुआ है, ठीक, नॉट रिलेवेंट। हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ, पहले कौन थे? पहले थे अरविंद पंगरैया, ठीक है। ओके, एक बार और देख लेते हैं। सॉरी, ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग को, तो देखना ज़रूरी था, बस इतना ही देखो। और देखो यहाँ पे इंडियन अकॉर्ड राजीव कुमार इज कंटली द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग इन द रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक है इस वाइस चेयरमैन की नीति आयोग के। किसकी रैंक है? कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक है नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, ये भी देखने वाला है। कौन CEO है? ये करंट से रिलेटेड है, अमिताभ कांत। 18 में क्वेश्चन आया था, 2016 में अमिताभ कांत थे सेकंड CEO, और इन्होंने रिप्लेस किया था सिद्धू शेख कुल्लर, हटाइए। 2009 का 21 का देखिए तो पुराना डाटा है, और 2023 में कौन है? तो 21 की नीति आयोग कर्नाटक अगेन टॉप द मेजर स्टेट, तो 21 में कर्नाटक टॉप किया, ठीक है, नीति आयोग के इंडेक्स में। नीति आयोग इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, किसमें? इंडियन इनोवेशन में कर्नाटक। एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इमर्ज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन इंडिया? 2014-15 में कौन था नीति आयोग? 2016 का पुराना क्वेश्चन है, चलिए नहीं देखते हैं इसको। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2019 बिहार स्कोर 32.1 था, कुछ बिहार का ये डेटा है करंट से रिलेटेड। ये वाला पॉइंट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? क्या है? देयर इज नो मेंशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है भाई, बना है रिजोल्यूशन सही जब बना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नो फिक्स टेन्योर ऑफ फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ये भी सही बात है। नो फिक्स क्वालिफिकेशन प्रोग्रेस, कोई फिक्स क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड नहीं होती, ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और ये प्लानिंग कमीशन के लिए थी, कोई फिक्स टेन्योर ही नहीं है डिप्टी चेयरमैन का, बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? ये भी पुराना क्वेश्चन है। पी चिदम्बरम नहीं थे, ये देख लीजिए। मनमोहन सिंह, देखिए यहाँ पे अगर आ जाए पूछ ले तो मनमोहन सिंह डॉक्टर ये डिप्टी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के 85 से 87 तक। प्रणब मुखर्जी रहे हैं। मोंटेक सिंह अहलुवालिया भी थे, ठीक है, 2004 से 14 तक, बाप रे बाप, डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलुवालिया 4 से 14 तक भाई साहब। वो अमंग द फॉलोइंग इज चेयरमैन, तो 2005 का क्वेश्चन था, तब जो भी रहे हों, ये सारी चीज़ें हैं। प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वो ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया? प्लानिंग के साथ कौन कौन एसोसिएटेड है? तो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एक पार्लियामेंट। यहाँ देखिएगा आंसर 2 और 5 है। 5 है पार्लियामेंट, प्लानिंग से कौन है, और दूसरा रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट तो आएगा ही नहीं। फाइनेंस कमीशन भी ये कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, बट नहीं है ये। 14 की बात है। अमंग द गिवन इंस्टीट्यूशन बॉडीज NDC और पार्लियामेंट जो है प्लानिंग से रिलेटेड है। प्लान्स प्लानिंग कमीशन से बनता है और अप्रूव किया है NDC के द्वारा, और प्रेजेंट किया जाता है फिर बाद में पार्लियामेंट को। इंडिया विजन 2022 देखिए, तब 2017 का सवाल था। प्रिपेयर्ड कौन किया था? SP गुप्ता कमेटी। तो प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी विजन 2020 फॉर इंडिया इन जून 2000 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ Dr. SP Gupta, member of planning commission. This initiative brought together with 30 experts from different fields. The report of the committee examines many important issues. SP गुप्ता कमेटी विजन 2020 SP गुप्ता कमेटी थी। देखिए 2017 में क्वेश्चन आया ये, इंडिया विजन 2020 SP गुप्ता कमेटी। देखिए फिर यहाँ है प्लानिंग वॉज कंसिडर्ड प्रे रिक्विसाइट, काहे के लिए था? फॉर बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी। एक्सटेंडेड बेनिफिट्स और डेवलपमेंट के लिए फोकस करना, रीजनल डिस्पैरिटी ख़त्म किया जा सके।
कोई रीजन ज़्यादा रिच है, इकोनॉमिकली फिट है, सूटेबल वाइबल है, और कुछ एकदम बैकवर्ड है। फॉर मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रिसोर्स का इन सस्टेनिंग वे, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो सारे ही ऑप्शंस ये सही हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है इंपेरेटिव और इंडिकेटिव प्लानिंग का? इन द केस ऑफ द इंपेरेटिव प्लानिंग, मार्केट मैकेनिज्म entirely replaced by command hierarchy, while in the case of indicative planning it looked upon as to improve functioning of the market system. आइए देखते क्या है इंडिकेटिव। देखिए इंपेरेटिव प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड थ्रू सेंट्रलाइज प्लानिंग अथॉरिटी है वो इंपेरेटिव प्लानिंग में डिसीजन लेगी, यूजली द गवर्नमेंट, एंड द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैव वेरी लिमिटेड रोल। तो देखो तो मेन बात यहाँ पे आ गई कि मार्केट फोर्सेस का लिमिटेड रोल है, डिमांड सप्लाई में लिमिटेड रोल है इन द इंपेरेटिव प्लानिंग। तो लिमिटेड रोल है इंपेरेटिव प्लानिंग में टू प्ले इन सच लाइफ सिस्टम। और इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या वो इंडिकेट करना, इंडिकेटिव रोल ऑफ स्टेट जो होता है वो इंडिकेट करता है बस, एंड प्रोवाइड डायरेक्शन एंड सपोर्ट टू द मार्केट फॉर देयर फंक्शनिंग। तो इंडिकेट करना, तो क्या रोल क्या करना है आपको, प्रोवाइड द डायरेक्शंस प्रोवाइड करना। इट सर्व्स टू कम्प्लीमेंट एंड एनहांस द मार्केट एज अपोज टू रिप्लेस द मार्केट। तो एनहांस करना, सब कम्प्लीमेंट करना मार्केट को। तो ये मार्केट ड्रिवन है, बट गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल करेगी, इंडिकेट करती रहेगी ये करिए। इंपेरेटिव में क्या हो जाता है, इकोनॉमिक डिसीजंस पूरे जो हैं वो सेंट्रलाइज प्लानिंग अथॉरिटी लेने लगती है। बट इंडिकेटिव प्लानिंग वो इंपेरेटिव में है, बट इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या है कि यहाँ सब कम्प्लीमेंट करना है और इन्हांस करना मार्केट को, न कि पूरा आपने मार्केट को ही वो कैप्चर कर लिया है या आप होल्ड कर लिया डिसीजन सारा मार्केट का आप लेंगे। तो यहाँ सपोर्ट करना है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करना है, किसमें इंडिकेटिंग में, किसमें इंडिकेटिव प्लानिंग में। हेंस इट इज़ अडॉप्टेड मार्केट बेस्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया ने इंपेरेटिव प्लानिंग में क्या आ जाता है, टू रिप्लेस द इन इंपेरेटिव में, हेंस इट इज़ अडॉप्टेड इन मार्केट बेस्ड। तो मिक्स इकोनॉमी में मार्केट बेस्ड यहाँ पे इंडिकेटिव प्लानिंग का इस्तेमाल किया जाता है, मार्केट बेस्ड मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है। एट प्रेजेंट वेयर फ्रॉम द मैक्सिमम रिसोर्स आर मोबिलाइज फॉर इंडियाज पब्लिक एक्सपेंडिचर अंडर द प्लान। ठीक है, कहाँ से? अभी प्रेजेंट की बात 2013 का सवाल था, तो बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा चल रही थी और अभी भी बोरोइंग्स ज़्यादा हैं। जितनी रिच कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गई, यूएसए है, चाइना है, तो बोरोइंग्स बहुत हैं। आप देखोगे तो बोरोइंग से डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है इनका, बट इनकी इकॉनमी भी बहुत ग्रो कर रही है। तो दोनों चीज़ें हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत करते हैं ये, इनका प्रॉफिट सरप्लस बहुत है इनका जो अंदर आता है, इंपोर्ट बहुत कम होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो उनको जो वाइबल हो जाता है, तो बोरोइंग वाइबल हो जाती है इनकी। बोरोइंग जो है बेनिफिशियरी साबित होती है, डेट साइकिल में नहीं है, डेट क्राइसिस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बोरोइंग इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। एट प्रेजेंट मैक्सिमम रिसोर्स जो है मोबिलाइज होता है फ्रॉम बोरोइंग फॉर इंडियाज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर अंडर प्लान। तो ये तब की बात थी। पब्लिक डेट है, जैसे G6 है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल है। ठीक है, कितने दिन की होगी, 90, 180, ठीक है, और या तो 360। ठीक है, तो ये इस तरह से जो बिल है, या मे बी 92, 184 और 364 ऐसे 368। तो इस तरह से बिल इशू करता है। तो G6 है, ट्रेजरी बिल है, एक्सटर्नल्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, सिक्योरिटीज इशूड हम स्मॉल सेविंग्स। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग जब हो जाती है तो कैपिटल हो जाती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जो होती है वो करेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इज नॉट द, लॉन्ग टर्म इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंदर गदगिल मुखर्जी फार्मूला हायर वेटेज किसको दिया गया था? गदगिल मुखर्जी फार्मूला में ये दिया गया था पॉपुलेशन को। देखिए क्या है गदगिल मुखर्जी फार्मूला। अंडर द गदगिल मुखर्जी फार्मूला हायर वेटेज पॉपुलेशन को दिया गया है विच इज़ एट 60%। तो गदगिल मुखर्जी फार्मूला जो है इट वॉज मेड द बेसिस ऑफ एलोकेशन 8th ईयर प्लान जब आया 92-97 में, जो 8th ईयर प्लान था इसमें दिया गया था ये फार्मूला। और क्या कहा गया था, और तब से ये सेंट्रल प्लान रेजिस्टेंस के लिए एलोकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें वेटेज है वेरियस क्राइटेरिया को, जैसे 60% पॉपुलेशन का है, 25% पर कैपिटा इनकम का है, 7.5% फिजिकल मैनेजमेंट टैक्स एफर्ट एंड प्रोग्रेस इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव, 7.5% स्पेशल प्रॉब्लम का है। तो वेटेज है, तो किस तरह का वेटेज है, कैसे स्टेट्स को कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में है।
ठीक, तो ये सारी चीज़ जो हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में, गदगी मुखर्जी फार्मूला, और कैसे, और पॉपुलेशन के बेसिस पे जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेगा। फिर पर कैपिटा इनकम कितनी, किसकी 25% कम है तो भाई ज़्यादा दे दो, पर कैपिटा इनकम कम है इसकी। और फिजिकल मैनेजमेंट ये कैसा कर रहे हैं देखते हैं, टैक्स एफर्ट कैसा है, ऑब्जेक्टिव को कैसे प्रोग्रेस कर रहे थे, इस सब बेसिस पे सेंट्रल प्लान असिस्टेंस दिया जाता है। 75% जो है वेटेज है, स्पेशल प्रॉब्लम है तो भाई दे दो 75, ये सारी चीज़ों को देख करके। नेशनल प्लानिंग कमेटी 2013 का सवाल है बस से टप भाई। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस इन अक्टूबर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ। बोस रिक्वेस्टेड पंडित जवाहरलाल नेहरू टू बिकम इट्स चेयरमैन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ ट्रू फॉर प्लानिंग इन इंडिया। अच्छा सवाल है ये, 2021 में आया हुआ है। देखिए, इन अगस्त 1937 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट इट्स मीटिंग इन वर्धा अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड सोशल प्लानिंग। तो अगस्त 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या किया था, वर्धा में अडॉप्ट किया था एक रिजोल्यूशन नेशनल कर दिया। ये बात सही है। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन था जिसमें स्पीच दिए थे। डिक्लेयर दैट द नेशनल स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ प्लानिंग कमीशन वुड अडॉप्ट अ कम्प्रहेंसिव स्कीम। फिर मोदी ने क्या प्लानिंग कमीशन को इससे, तो थर्ड वाला तो एकदम ही सही है। देखिए, तो थर्ड, ये तीनों जगह पे थर्ड, तो तीनों में सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन, जवाहरलाल नेहरू 1938 में अनाउंस किया था। हरिपुरा सेशन भी तभी शायद 1938 में हुआ था। तो सारे आंसर इसके सही हैं, तो सारे आप सही हैं, याद कर लीजिए एक बार और कि 37 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, CWC ने वर्धा की मीटिंग में वर्धा की अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन पे और सोशल प्लानिंग पे। दूसरा, बोस ने हरिपुरा सेशन में कहा था नेशनल स्टेट on the advice of declared that the national state on the advice of planning commission would adopt a comprehensive scheme। ठीक है, कंप्रेहेंसिव स्कीम को अडॉप्ट करना है। मोदी गवर्नमेंट रीनेम द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमेटी विद जवाहरलाल नेहरू कब, 1938 में। गांधीयन प्लान एक्सपर्ट 1944 में कौन थे गांधीयन प्लान के लिए, ये थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल इन द लाइट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द गांधीयन इकोनॉमिक्स, श्रीमन नारायण अग्रवाल गांधीयन प्लान निकाले थे। प्रपाउंडेड द गांधीयन प्लान बाई SN अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल इन 1944, इन विच ही पुट एम्फेसिस ऑन एक्सपेंशन ऑफ द स्मॉल यूनिट प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर। उन्होंने एम्फेसिस दिया प्रोडक्शन पे और एग्रीकल्चर पे। द फंडामेंटल फीचर ऑफ द गांधीयन प्लान वॉज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो जो फंडामेंटल फीचर है गांधीयन प्लान का was the decentralization of economic structure and self-contained villages and cottage industries, self-contained villages or cottage industries, decentralization of economic structure। Who among the following formulated Gandhian plan? SN अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आया ये, IAS 2016 में आया और ये आया था UP PCS के प्री कैरी एग्जाम में 2015 में। ये देखिए, फिर आया 2016 में, IAS में भी रिपीट कर रहा है। प्लान डेवलपमेंट किसको प्रपोज किया था, महात्मा गांधी ने प्लान डेवलपमेंट प्रपोज किया था। अमंग द गिवन ऑप्शन महात्मा गांधी अपोज प्लान डेवलपमेंट एंड महात्मा गांधी कंसेप्शन ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज ऑफ सिंपल लिविंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो महात्मा गांधी का क्या कंसेप्ट था, सेल्फ रिलायंस एंड ऑफ सिंपल लिविंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी। इनका बेसिक ऑर्डर था व्हाट टू यूज़ लोकल रिसोर्स एंड अ लोकल वर्कफोर्स, यूज़ करो और लोकल रिसोर्स को फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ फॉर लोकल कंजम्पशन। तो लोकल कंजम्पशन के लिए लोकल रिसोर्स, लोकल वर्कफोर्स, ठीक है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल विद मिनिमल डिपेंडेंस, आउटसाइड वर्ल्ड पे मिनिमल डिपेंडेंस हो। सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट। इंस्पायर्ड बाय गांधीयन आइडियल्स टू चार्ट द फ्यूचर मैप ऑफ इंडिया। 94 ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू सर्वोदय। तो सर्वोदय प्लान किसका था, जयप्रकाश नारायण जी का सर्वोदय प्लान था। डेट देख लीजिए 1950।
रोलिंग प्लान क्या है? एनुअल प्लान होता है, रोलिंग प्लान होता है। देखिए, अ प्लान फॉर द करंट ईयर विच इंक्लूड्स एनुअल बजट, अ प्लान फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स से 3-4, तो 3 साल का कब बताइए अपनी इंडियन हिस्ट्री में 3 साल का जो रोलिंग प्लान हुआ था कब हुआ था, और एक एनुअल प्लान भी हुआ था कब हुआ था? तो देखिए, अ प्लान फॉर नंबर ऑफ ईयर्स 3-4, इट इज़ रिवाइज्ड एवरी ईयर एज पर रिक्वायरमेंट, और अ प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर 10, 15, 20 ईयर। ये सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये रोलिंग प्लान के बारे में आइए देखा जाए। रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज सजेस्टेड बाई, दिया था ये गुरनार मिल्टन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोलिंग प्लान जो है किसने दिया है? गुरनार मिल्टन का कंसेप्ट है, गुरनार मिल्टन का रोलिंग प्लान का, और इनकी किताब थी इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग। तो किताब का क्या नाम था? इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग ब्रॉडर सेटिंग बाई गुरनार मिल्टन एंड रोलिंग प्लान। ये सारी चीज़ थी। तो एक रोलिंग प्लान था, गुरनार मिल्टन वाला, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग, ये थी। इसके थ्री डिफरेंट प्लान्स हैं। फर्स्ट प्लान फॉर द करंट ईयर विच इंक्लूड्स एनुअल बजट, सेकंड प्लान फॉर द फिक्स नंबर ऑफ ईयर विच में भी 3-4 से 5 साल, और ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिवाइज होता है। थर्ड, अ पर्सपेक्टिव प्लान है 10, 15, 20 साल के लिए। तो मेन डिसएडवांटेज रोलिंग प्लान का क्या है? दे वर फ्लेक्सिबल थे, रोल करते जाते थे, एंड वर एबल टू ओवरकम द रिजिडिटी ऑफ फिक्स्ड ईयर प्लान। तो ये जो थे ये फ्लेक्सिबल थे, और दे वर एबल टू ओवरकम द रिजिडिटी ऑफ द फिक्स्ड 5 ईयर प्लान की रिजिडिटी को ओवरकम बाय मेंडिंग द टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्शन एलोकेशन। तो चेंजिंग कंडीशन से अडेप्ट कर सकता था ये, पर ये अडॉप्ट नहीं, बस रोलिंग प्लान एक ही बार हुआ था। ये सारी देखिए रोलिंग प्लान के बारे में है। सेम क्वेश्चन है, किसका? गुरनार मिल्टन का कंसेप्ट है, आज देख चुके हैं हम लोग। जनता, देखिए द रूलिंग प्लान कंसेप्ट नेशनल वॉज इंट्रोड्यूस बाई जनता गवर्नमेंट। तो रूलिंग कंसेप्ट जो है वो नेशनल प्लानिंग ऑफ इंडिया में जनता गवर्नमेंट में हुआ था इन 1978-79, एंड रिजेक्टेड द 5th 5 ईयर प्लान। इसने 5th 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट किया था, और 1978-79 में हुआ ऑफ द प्रेसिडिंग कांग्रेस गवर्नमेंट, एंड लॉन्च द रूलिंग प्लान, जो कि रिवाइज किया जा सके एज पर द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक नीड्स की रिवाइज किया जा सके ड्यू टू इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, बदलता रहेगा। पर अगर प्लान बदलता रहेगा तो इसके प्रॉस कॉन्स कैसे आप देखोगे, कैसे एनालाइज करोगे जल्दी जल्दी? कई सारी इसमें भी कमियां आ जाएंगी फिर, जब देखो बदल ही रहे हैं। ठीक है, तो रोलिंग प्लान क्या है? एक अचीवमेंट टारगेट कैसे अचीव होगा फिर? रोलिंग प्लान वॉज इन ऑपरेशन कब था? देखिए ऑप्शन आ चुका 78-79 था, और मैंने आपसे कमेंट में सेक्शन में डालने के लिए भी कहा है। तो रोलिंग प्लान 78-79 याद रखिए, एकदम खोटा गाड़ लीजिए, सवाल आएगा ये 78। देखिए 2007 में तो फिर से आ सकता है, फिर आप कहेंगे नहीं अरे क्या पूछ लिया सवाल। तो 78-79। द मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है 5 ईयर प्लान का? क्या ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान का? देखिए, सेल्फ रिलायंस एंड रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड, ये था 5 ईयर प्लान का। द मेन ऑब्जेक्टिव है जो इंडियन 5 ईयर प्लान का है वो प्रमोट रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स का। क्या एफिशिएंट? यहाँ पे एफिशिएंट है। सस्टेनेबल जो आया है वो नीति आयोग जब बन गया था। ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ड्यूज, बिना फॉरेन एड पर डिपेंडेंस कम हो जाए और सेल्फ रिलायंस हो। द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान जो है, जो 12th 5 ईयर प्लान का पीरियड है वो क्या है? 2012-17 था। आइए अभी आगे देखिए, 12th 5 ईयर प्लान का 12-17। विच ऑफ द प्लान इज़ नॉट विद इन 12th 5 ईयर प्लान? आइए 12th 5 ईयर प्लान के बारे में देखा जाए, थोड़ा सा देख लेते, ज़्यादा नहीं। 12 से 17 में था। 6 को कुछ रियल जीडीपी ग्रोथ 8% था, एग्रीकल्चरल 4%। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं ये। हेड काउंट रेशियो of consumption poverty to be reduced by 10 percentage points over the preceding estimates by the end of 12th plan, और generate 50 million new work opportunity in farm sector, नॉन फार्म सेक्टर में 550 million अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड स्किल सर्टिफिकेशन, और ये सब सारी चीज़ें। देखिए रेलेवेंट 12 से ही था, अभी करंट से रिलेटेड नहीं हो जाएगा। देखिए 12th 5 ईयर प्लान का एक विज़न पेपर था, इसमें टारगेट ऑफ 9% एनुअल एवरेज जीडीपी ग्रोथ सेट किया गया था, बाद में 8% हो गया, बाई एनडीसी ने 8% फिर कर दिया। तो ये सब करंट से ही रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा ये देखते हैं 12th 5 ईयर प्लान में सजेस्ट किया था लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर सोशल सर्विस पे था, सोशल सर्विस पे लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर।
देखिए करंट से रिलेटेड तो ये रिलेवेंट नहीं है 12th वाला। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 12th का? फास्टर सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर सस्टेनेबल वही है। 11th वाला, अब देखिए 11th 5 ईयर प्लान RAS में 11th वाला पूछ लिया, बताइए फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 11th 5 ईयर प्लान एम्ड एट फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और ड्यूरेशन ऑफ 11th 5 ईयर प्लान था 7 से 12, और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था टुवर्ड्स फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ। पर देखिए 2018 में पूछ लिया, ठीक है। तो सवाल कुछ पीछे का पूछ सकता है। 11th का क्या था 7 से 12, 11th 5 ईयर प्लान का क्या था 7 से 12, फिर से पूछा है। तो देखिए ईयर का पूछा है 8 से 11, तो ठीक है चल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि 7 से 12 था तो पूछ ही लेगा ये। कोर कंसेप्ट क्या 11th का? वही इंक्लूसिव ग्रोथ और फास्टर, कॉमन चीज़ है। इंक्लूसिव ग्रोथ ये था, ये 11th 5 ईयर प्लान का ही था इंक्लूसिव ग्रोथ। सब 11th 5 ईयर प्लान से देखिए, ये भी 2008 का ही सवाल है। तो कंस्ट्रक्शन में लार्ज इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना गया था कंस्ट्रक्शन में होगा। अलेवेंथ 5 ईयर हैज़ एलोकेशन किसको था? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर को। तो एनर्जी सेक्टर को बहुत एलोकेट किया गया था, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एलोकेशन था। क्या 11th 5 ईयर प्लान में विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम कंबाइंड एक्सपेंडिचर? किस में हुआ था? सोशल सेक्टर में। सेंट्रल, स्टेट और यूनियन का सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ था सोशल सेक्टर में। द रेट 6 फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द 11th 5 ईयर प्लान में 10.5। तो एनडीसी ने क्या किया था? इन अप्रूविंग द अप्रोच टू 11th 5 ईयर प्लान endorsed द टारगेट ऑफ 9% एवरेज एनुअल GDP growth of the country as a whole. The broad sectoral composition of the growth associated with that approach involving doubling the growth of the growth rate of agriculture to 4% as per year compared with little 2%। तो ये सारी चीज़ें थी। देखिए एनुअल ग्रोथ रेट टारगेट क्या था एग्रीकल्चर का 11th 5 ईयर प्लान में? ये 4% था एग्रीकल्चर का 11th 5 ईयर प्लान में। इतना ज़रूरी नहीं है अभी, ये सब 11th का डेटा है। यहाँ पे देख लीजिए 2010 में, सब पुराने सवाल नहीं है, करंट रिलेटेड है तो कम आएगा। थीम पूछ लिया एजुकेशन की, देखिए 11th से 5 ईयर प्लान की। सब इतना ये पढ़ने की इतना डिटेलिंग ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ ये देख लो कंपलसरी और एलिमेंट्री एजुकेशन थी 11th 5 ईयर प्लान में। एजुकेशन के लिए क्या थी? कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन 11th 5 ईयर प्लान एजुकेशन के लिए। हाँ यहाँ पे देखने वाला है कितने IITs विल बी सेटअप इन 11th 5 ईयर प्लान में प्लान किया गया था 8 IIT। इन ऑर्डर टू मेक एजुकेशन IITs एक्सेसिबल टू मोर टैलेंटेड स्टूडेंट टू जॉइन IIT सिस्टम, एडुकेट मैन पावर बनाने के लिए 11th प्लान एज इंडोर्स बाय NDC एज अप्रूव फॉर सेटिंग ऑफ 8 न्यू IIT। 2007 से 12 में 8 IIT और खोलने की कोशिश की गई थी। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी एज इन्वेस्ट इन मिड टर्म अप्रेजल ऑफ द 10th प्लान। तो 10th 5 ईयर प्लान एट सेट मॉनिटरेबल टारगेट्स था फॉर फ्यू की इंडिकेट। देखो ये सब करंट से रिलेटेड है, नहीं आएगा, रेलेवेंट नहीं है, दोबारा आया भी नहीं है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन 88 वाला, द ग्रोथ इन GDP इन द ईयर 2002 कंपेयर्ड विद द 10th प्लान टारगेट वाज बीन अबाउट हाफ ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो हाफ था जो भी एक्सपेक्ट किया गया। तो GDP ग्रोथ रेट इन द ईयर 2002-2010 वाज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टारगेटेड प्लान इन 2000, जो 10th प्लान में था 2002 में उसका हाफ था, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था। ये पूछ सकता है सवाल, देखिए 2015 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान फोकस ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। सोशल जस्टिस और इक्विटी के साथ, सोशल जस्टिस हो और बराबरी हो दोनों में, क्या है 9th 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे देख लीजिए 9th 5 ईयर प्लान अंडर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो थी, क्या फोकस किया था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी।
It recognized the need to combine high growth policies with the pursuit of our ultimate objective of improving policies and what are poor and aimed at correction of the historical inequalities. तो मेन प्लान के पॉइंट्स याद करिए कि जो 9 था फॉर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में आता था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, इसका मेन मकसद था। ठीक है, ग्रोथ रेट नहीं पूछेगा तब का, परसेंटेज नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वुमेन कंपोनेंट प्लान वॉज इंट्रोड्यूस एज मेजर स्ट्रेटजी। वुमेन कंपोनेंट प्लान इट वॉज इन 9th 5 ईयर प्लान। देखिए 2016 में पूछा 9th 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन 16 में, क्योंकि वुमेन कंपोनेंट डाला गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। द नोशन ऑफ वुमेन कंपोनेंट प्लान हैड इंटर्ड द प्लानिंग प्रोसेस इन द 7th प्लान with the initiation of special mechanism to monitor 77 beneficiaries oriented scheme for women. However, 9th plan marked a significant progress in this regard. तो देखिए 9th प्लान जो था इसमें था वुमेन कंपोनेंट प्लान। तो देखिए यहाँ पे 9th प्लान जो दिया हुआ है, वुमेन कंपोनेंट प्लान हैड एंटर्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस, 7th प्लान में इंटर हुआ था, बट हाउएवर 9th प्लान था मेक अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो 9th में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ था। Notion of WCP as it adopted 9th plan earmarked a clear and conditional minimum quantum of fund to benefit women in the scheme of run by all ministries and department that were perceived to be women related, जो भी होंगी मतलब फंड खूब दिया जाएगा and thereby recognize women empowerment को recognize करना। Under WC, both central state government were required to ensure that not less than 30% of the fund benefits are earmarked for women। तो 30% से कम वुमेन के लिए ना हो अंडर वेरियस स्कीम, जो भी पैसा वैसा आएगा डिफरेंट स्कीम्स के लिए उसमें एटलीस्ट 3% वुमेन के लिए हो। तो ये 9th प्लान से एस्टिमेट हो गया था। तो कौन सा प्लान से? 9th प्लान 1997 से 2002। वेरियस स्कीम्स ऑफ द वुमेन रिलेटेड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। यहाँ देखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो पूछा हुआ है, तो ये तो अब रिलेवेंस नहीं है कि अब पूछेगा क्या ही है। फिर यार 7th 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा है, कब स्टार्ट हुआ है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं सही कि 7th 5 ईयर प्लान जो था वो 1985 से 90 तक था और 1990 में एंड हो गया था। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि 8th प्लान शुरू हो जाना चाहिए 1990 में, अब 8th प्लान कुड नॉट टेक ऑफ इन 1990। पॉलिटिकल सिनारियो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रहे थे सेंटर पे, तो 1991 और 91 से 92 ये एनुअल प्लान ट्रीट हुआ था। तो ये एनुअल प्लान थे, याद रखिए 1990 और 91, तो 19 से 90 से 92 तक ये 2 साल जो थे वो एनुअल प्लान थे, एनुअल प्लान हो गए थे। ठीक है, और फाइनली ये 1992 में जो 8th प्लान है वो लॉन्च हो गया। विच 5 ईयर प्लान ऑपरेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द अप्रैल 1992, तो 8th प्लान था जो आया। ठीक है, कौन सा 5 ईयर प्लान है जो रिकग्नाइज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट कोर है डेवलपमेंट एफर्ट का, तो ये 8th 5 ईयर प्लान था। ठीक है, याद रखिएगा 8th 5 ईयर प्लान था। इट रिकग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इन ऑल इट्स मेनी फेसेट्स was the ultimate goal of the 8th plan. It was towards fulfilling this goal that the 8th plan accorded priority to the generation of adequate employment opportunities to achieve near full employment by the turn of the century। full employment हो जाए। building up of people's institution, control of population growth, universalization of elementary education का universalization हो, हर जगह मिले, और इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, ये सब सारी चीज़ें आ गई। यहाँ सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन में है, सरप्लस ऑफ एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें। 8 का एनुअल ग्रोथ रेट जो था 5.6 था, और तभी का रेलेवेंस है अभी प्रेजेंट सिनारियो से कम रेलेवेंस है। ये था बस कि क्या मेन कोर एजेंडा है। 2 साल के लिए पोस्टपोन हुआ था 8th, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रेट तब क्या था, वो 7.5। तो 8th 5 ईयर प्लान एम्ड एट एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ 5.6 और एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो 7.5% पे एम किया गया था। देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटले इन द 8th प्लान।
तो देखिए टोटल अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट आउटले का 8 प्लान में ये इतना था। तो ये सारी चीज़ें हैं रेले। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है, द लार्जेस्ट सोर्स IAS में भी आया हुआ है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग पब्लिक सेक्टर आउटले ऑफ द 8 प्लान कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया? बोरोइंग किया था, तो बोरोइंग थे। पब्लिक आउटले 8 प्लान वॉज पैक्ड, इतना करोड़ था, लगभग 4,34,000 करोड़। और गवर्नमेंट बोरोइंग जो थी वो 46.6% थी टोटल इन्वेस्टमेंट की, और हाईएस्ट थी अमंग ऑल द फाइनेंसिंग सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। 46%, जितनी भी फाइनेंसिंग है 46% थी इसमें 858 प्लान में। द मेजर शिफ्ट क्या था 858 प्लान का प्रेसीडिंग से? क्या था? ये कंसंट्रेशन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो कंसंट्रेशन था पब्लिक इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। मेजर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल विद ये सब नहीं था मेजर सेक्टर, विच इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये भी नहीं था सिकनेस। तो ये बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अ मेजर शिफ्ट था 8-5 ईयर प्लान में पिछले से क्या था? ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये मेन था। और गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस मेजर रिफॉर्म टू प्रोवाइड ग्रेटर कॉम्पिटिटिव स्टिमुलस, दिया गया इंडियन इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव स्टिमुलस मिले। प्राइवेट इनिशिएटिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एम्फेसिस बहुत दिया गया था इसमें, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्राइवेट इनिशिएटिव को एम्फेसिस दिया गया था। और पब्लिक सेक्टर जो है वो सेलेक्टिव हो गया इन द कवरेज ऑफ एक्टिविटीज़, और इनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर का हैड टू बी फोकस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक हाईटेक एंड एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो था, पब्लिक सेक्टर का जो रोल था किसमें बढ़ गया? स्ट्रेटेजिक, हाईटेक और एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में। प्रॉब्लम अफेक्टिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैड टू बी स्क्वायरली एड्रेस्ड। जो भी प्रॉब्लम इफेक्टिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है इसको एड्रेस करना है विद ए व्यू टू मेकिंग दिस सेक्टर डायनेमिक, स्ट्रॉन्ग और डायनेमिक बनाना। अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट हो रैपिड इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। देन अ मेजर फोकस जो है प्लान का वाज टू स्ट्रेंथन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन करने के लिए, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन। तो एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, इरिगेशन में। 8 कैसे अलग है? इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये सब वाले में। 7th 5 प्लान जो है 85 से 90 तक का था। देखिए 85 से 90। मेन स्लोगन क्या था? ये था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो मेन स्लोगन 7th 5 ईयर प्लान का देखिए क्या था? ये था फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी। तो 7th 5 ईयर प्लान 85 से 90 था, एम्ड एट एक्सलेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रेजिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाना विद फोकस ऑन फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे फोकस। प्लान सक्सेसफुल था एज द इकोनॉमी रिकॉर्डेड 6% ग्रोथ रेट अगेंस्ट टारगेटेड 5% विद द डिकेड ऑफ 80 स्ट्रगलिंग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो जो प्लान था सक्सेसफुल था और 6% ग्रोथ रेट था, एस 5% की वजह 6% ग्रोथ रेट था। विद द डिकेड ऑफ 80 स्ट्रगलिंग, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से चल रहा था, स्ट्रगल कर रहा था विद हिंदू रूट, लोअर रेट ग्रोथ था, दैट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसी पीरियड में कहा गया है फूड प्रोडक्टिविटी एंड फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन था 7th का। IRDP जो है 7th प्लान में था, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। ये कब आया था? अडॉप्ट 78 और 79 में आया था। तो IRDP 78-79 में आया था ड्यूरिंग द 7th प्लान। 7th प्लान तो 85 से 90 है। 7th प्लान जो था वो 85 से 90 था, बट IRDP कैसे? तो IRDP तो आया था पर ये 7th में लॉन्च हुआ था इन ऑर्डर टू डील विद डायमेंशन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन द कंट्री। प्रोग्राम कवर्ड स्मॉल मार्जिनल फॉर एग्रीकल्चर वर्कर, लैंडलेस लेबर एंड ऑल दैट। वर्चुअली ऑल फैमिलीज अबाउट 5% विद एन एनुअल इनकम 3,000 से 3,500 से कम हो। द मेन IRDP का था टू रेज द लेवल ऑफ BPL फैमिलीज इन द रूरल एरियाज अबव पॉवर्टी लाइन ऑन द लास्टिंग बेसिस बाई गिविंग देम इनकम जनरेटिंग एसेट। ये सारी चीज़ें थी इसके इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ठीक है। पर ये लॉन्च हुआ था तो 80 से 85 में आया 7th प्लान। देखिए 7th प्लान तो मेंशनिंग जो है वो 85 to 90 है,
उनमें भी ये 6th प्लान होगा, यहाँ से में लिखा हुआ है। या 5th प्लान होगा। आइए देखते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान। तो ये देखिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, तो ये 6th 5-year प्लान है, ठीक है। इंटीग्रेटेड यहाँ 6 लिखा हुआ है। 6th 5-year प्लान जो था वो 80 से 95 था, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान इसी में हुआ था 6th वाले में, जो 2 अक्टूबर 1980 से अक्रॉस द कंट्री में लॉन्च हो गया। और असिस्टेंस देना था रूरल पुअर को, फॉर्म ऑफ सब्सिडी, बैंक क्रेडिट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें थी। और बाद में इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना से मर्ज हो गया। तो कब 99 में क्या हुआ था, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना से मर्ज हो गया, IRDP। किस 5-year प्लान इमरजेंसी क्लैब एंड न्यू इलेक्शन टू प्लान जनता पार्टी। तो इट वॉज 5th। तो जो शेड्यूल पीरियड था 5th 5-year प्लान का 74 to 979 था। अब इसमें इमरजेंसी आ गई और फिर जनता बाद में आई थी। तो द फाइनल ड्राफ्ट 5th में वॉज प्रिवेंट द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द 5th प्लान वॉज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाय DP धर इन द बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। आई तो धर DP धर के उसमें हुई। राइजिंग रन अवे इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई थी, ऑयल प्राइस बहुत बढ़ गए थे, गवर्नमेंट फेल कर गई थी, और एंड द फेलियर गवर्नमेंट टू टेक ओवर द होलसेल ट्रेड इन वीट। तो कई जगह गरीबी बहुत इट वॉज अ प्रपोज टू अचीव 2 मेन ऑब्जेक्टिव था इनका, रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, गरीबी हटाओ, और सेल्फ सफिशिएंसी लाओ, सेल्फ रिलायंस। तो इमरजेंसी 1975 के बाद एम्फेसिस शिफ्टेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो जो प्रोमलगेशन आया जब इमरजेंसी का 75 में, तो एम्फेसिस शिफ्ट हो गया। It shifted to the implementation of Prime Minister's 20-point program. 5th plan was relegated to back down, and when Janata Party came to the power, it was terminated in 1978, 1 year before the schedule. तो 5 साल तो पूरे हो ही नहीं पाए और 78 में ही ये ख़त्म हो गया। This 5th 5-year प्लान। तो 5-year प्लान terminated 1 year before the schedule is, जो terminated 1 year before the schedule year is कौन सा 5-year प्लान था? इट्स 5th year प्लान था। ये भी हम देख लिया। ये देखिए 94 में आया था क्वेश्चन। फिर विच प्लान अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस। किसने कहा था? 5th 5-year प्लान ने कहा था सेल्फ रिलायंस, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी। सेल्फ रिलायंस किस में था? 5th 5-year प्लान में। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है 5th 5-year प्लान का? पॉवर्टी रिमूवल, ये सब वही है। गरीबी हटाओ, गांधी का था। 1971 में क्या हुआ? 4th 5-year प्लान आया था 69 से 74, ठीक है। और ऑल्दो इट वाज इलेक्शन स्लोगन एंड नॉट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 4th 5-year प्लान। पॉवर्टी इरेडिकेशन 4th 5-year प्लान में डिस्कस हुआ था, पर ऑब्जेक्टिव इसका नहीं था। 5th आया तो गरीबी हटाओ इफेक्टिव हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। 5-year प्लान में एंटी पॉवर्टी, गरीबी हटाओ फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो फर्स्ट 5th 5-year प्लान ही में था, इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो गरीबी हटाओ 1970s में था ये, बैंक नेशनल 1969 में था, और ग्रीन रेवोल्यूशन कब था ये देखते हैं, 1960s में ये भी था। तो देखिए 1974 ये था, 69 में बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था, 14 गवर्नमेंट नेशनल बैंक्स। ग्रीन रेवोल्यूशन 66 से 67 हाई यील्डिंग वैरायटी लाई गई थी। ग्रोथ रेट सेंटर अप्रोच वाज अडॉप्टेड अंडर ग्रोथ रेट अप्रोच, सेंटर अप्रोच, ग्रोथ सेंटर अप्रोच, ग्रोथ सेंटर अप्रोच। तो ग्रोथ सेंटर अप्रोच कब आया था? ये एग्ज़ाम में आ सकता है। 69 से 74 वाले में जो 4th 5-year प्लान था, 4th वन, उसमें ग्रोथ सेंटर अप्रोच लाया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटी। तो क्या हटाना? रीजनल डिस्पैरिटी। ऑल्दो इट वॉज स्टार्टेड इन 4th प्लान, इट वॉज गिवन स्पेशल एम्फेसिस ड्यूरिंग 5th प्लान। तो ऑल्दो ये स्टार्ट हुआ था 4th प्लान में, बट it was given a special emphasis during 5th plan. Then resource based program, problem based program, target group approach, incentive approach and wide area approach were the components. तो ग्रोथ सेंटर प्रोग्राम के सारे कंपोनेंट्स थे। कौन से?
रिसोर्स बेस्ड प्रोग्राम, प्रॉब्लम बेस्ड प्रोग्राम, टारगेट ग्रुप अप्रोच, इंसेंटिव अप्रोच, वाइड एरिया अप्रोच। कंपोनेंट्स थे क्या? ग्रोथ सेंटर पर। पहला सेल्फ सस्टेनिंग कब हुआ था? 4th में। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट इंडिया फर्स्ट अडॉप्टेड इन 4th 5-year प्लान। सेल्फ सस्टेनिंग कब हुआ था? 4th 5-year प्लान में। और रिफ्यूज़ल हुआ था सप्लाई ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट अराउंड मटेरियल फ्रॉम द लीज ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर, रिजल्टिंग टू एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। हम ग्रोथ लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। और सेल्फ रिलायंस। अंडर विच 5-year प्लान वॉज द डिसीजन टू इस्टेब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी टेकन। तो सेकेंड 5-year प्लान था 1956 से 61 में, 1 अप्रैल 1956 से स्टार्ट हुआ। रिसोर्स एक्युलेशन टू ब्रॉड सेक्टर्स एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वॉज बेस्ड ऑन 2 and 4 सेक्टर मॉडल, जो पीसी मनलोविस का मॉडल था। इसमें प्लान कॉल का मनलोविस प्लान कहा जाता है। प्लान फोकस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, कैपिटल इंटेंसिव हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ बनाया जाए। क्या बनाया जाए? कैपिटल इंटेंसिव हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़। 1956 का पॉलिसी बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे था एज गोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन एज द गोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो सेकेंड 5-year प्लान था ये। पीसी मनलोविस पे डिपेंडेंट है सेकेंड 5-year प्लान। पीसी मनलोविस किसके है? सेकेंड 5-year प्लान ये मनलोविस मॉडल था। देखो 4 है, सोलो मॉडल, डोमर मॉडल, ये सारे मॉडल अलग से दिए हुए, इसके बारे में पढ़ लीजिए आप। सोलो मॉडल ये हेरॉड डोमल मॉडल था, हेरॉड डोमल मॉडल, हेरॉड। देन रॉबिन्सन मॉडल। सोलो मॉडल 1956 में आया था और ये भी 1956 में आया था। हेरोड डोमर मॉडल है ये, हेरोड डोमर ये फर्स्ट 5-year प्लान में आया था, फर्स्ट 5-year प्लान। तो फर्स्ट 5-year प्लान में जो यूज़ हुआ था वो हेरोड डोमर मॉडल था, हेरोड डोमर मॉडल। और ये मनलोविस मॉडल आपको पता है सेकेंड 5-year प्लान में था, सेकेंड 5-year प्लान। और सोलो मॉडल देखिए यहाँ, ये रॉबिन्सन मॉडल जो है, ये रॉबिन्सन मॉडल जो है ये एक जॉन रॉबिन्सन थे, जॉन रॉबिन्सन। इनकी एक बुक आई थी द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल एक किताब थी इनकी, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये एक बुक थी, ठीक है, जॉन रॉबिन्सन की। तो उसमें मेंशन किया था इन्होंने। और सोलो मॉडल इज़ ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ डोमर मॉडल इज़ द सोलो मॉडल। और ठीक ये सारी चीज़ें थैंक्स। फिर प्लानिंग इन इंडिया इन रियल सेंस बिगेन विद द सेकेंड 5-year प्लान। तो सेकेंड आर्किटेक्ट कौन थे? मनलोविस थे। ठीक है, सेकेंड 5-year प्लान 1956 और मनलोविस थे, पीसी मनलोविस। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इन 50s एम्ड एट क्या करते थे ये? हैवी इंडस्ट्री खोलना है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री जो है पीसी मनलोविस का मेन एम था। ये सारी हैवी इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। सेकेंड प्लान जो है मनलोविस प्लान कहा जाता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वॉज कंसीम्ड इन एटमॉस्फियर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इट वॉज फेल्ड एग्रीकल्चर कुड बी अकॉर्डेड लोअर प्रायोरिटी दिया जाए एग्रीकल्चर को। तो एग्रीकल्चर को क्या दिया जाए? लोअर प्रायोरिटी। और इंटेंसिव हैवी इंडस्ट्री में, इंटेंसिव हैवी और बेसिक इंडस्ट्री में पैसा खर्च किया जाए। ठीक है, ये सारों को वेटेज दिया गया, एग्रीकल्चरल को कम दिया गया। सेकंड था यही इंडस्ट्री और हैवी, ये सब सेकंड कब हुआ था? सेकंड वाला तो ये हुआ था 51 से 52, फर्स्ट 5-year प्लान। सेकंड वाला 56 से 57 ये सब होगा। तो फर्स्ट विद द इंसेप्शन ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान थ्योरेटिकली एफर्ट्स हैड बिगन मच अर्लियर इवन प्रायर टू द इंडिपेंडेंस। और सेटिंग अप ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी जो INC बनाई थी 1938 में। द बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान 1944 में, पीपल्स प्लान 1945 में, इंडियन ट्रेड यूनियन के द्वारा बॉम्बे गांधीयन प्लान 44 में, और 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्लानिंग कमेटी। सर्वोदय प्लान 1950 में आया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है, द प्लान डेवलपमेंट मॉडल कब हुआ था? पहला वाला जो था वो प्लान डेवलपमेंट मॉडल था 1 अप्रैल 1951। पहला हेरोड डोमर बेस था। पहला क्वेश्चन देखिए हेरोड डोमर, तो यहाँ क्वेश्चन यही था। फर्स्ट मॉडल जो था बेस था हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, फूड शॉर्ट हो रहा था, रिफ्यूजीज इन्फ्लेक्स था, इन्फ्लेशन था,
तो ये फर्स्ट, ये हेरोड डोमर मॉडल पे बेस हुआ, और ये प्राइमरी सेक्टर पे इसका फोकस था, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट मॉडल, और हेरोड डोमर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो व्हाट वाज द प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट में, तो प्राइमरी सेक्टर तो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन हो रहा था और बहुत सारे वो आ रहे थे, इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स। 51-56 वाला हेरोड डोमर मॉडल था, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, गुड हार्वेस्ट पे, ये सब सारी चीज़ें थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन प्लानिंग क्या है। सेकंड 5 ईयर प्लान हैव इंडस्ट्रीज़ पे था। थर्ड प्लान इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्ट्स एज स्टडी, तो थर्ड में नहीं था, ये आंसर 1 वाला है, तो किस वाले में था, फोर्थ किस में था। सेकंड 5 ईयर प्लान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटल इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन is the idea that blocking of import manufacturing can help in the economy by increasing the demand for domestically produced goods. This policy is used to industrialize the nation. Post-independence, India adopted imports as a strategy to achieve rapid industrialization from the second 5 year plan. तो ये भी सेकंड 5 ईयर प्लान का ही हिस्सा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सेकंड 5 ईयर प्लान, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। या देखिए सेकंड, हाई टैरिफ लगा देना, हाई इम्पोर्ट टैरिफ, ठीक है, ताकि माल ही न अंदर आए कोई बाहर का। यहाँ देखिए फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स बेसिक एंड कैपिटल गुड्स, सही बात है। फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो जो पहले इंक्रीज था फोर्थ ईयर प्लान में क्या हुआ, इट ऑब्जेक्ट वॉज टू करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। फाइनेंशियल, फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्रीजेज इंटीग्रेटेड पार्ट, तो फाइनेंशियल सेक्टर को फिफ्थ में लिया गया था सबसे पहले, नहीं। आइए आंसर देखते हैं, इसका आंसर है पहला और दूसरा सही है, तो फाइनेंशियल सेक्टर वाला ये गलत है। आइए पूरा देखते हैं इसको। इंडिया अडॉप्टेड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इन द 50s और सेल्फ रिलायंट बनाना था। सेकंड 5 ईयर प्लान था, देयर वाज डिटरमिन्ड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक्स एंड कैपिटल गुड, इंडस्ट्री को थ्रस्ट देना और सब्सटीट्यूट करना। सेकंड 5 ईयर प्लान था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ISI जो था, इंडियन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन PC मनोलोबिस के मॉडल पे था ये। इन द प्रीफेस ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान इट वॉज सेड दैट द सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एज होल इज द वाइटल सक्सेस फॉर एनी प्लान ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस कैन ओनली बी वर्क बाय सिक्योरिंग सोशल जस्टिस। तो कैसे सिक्योर सोशल जस्टिस पे जोर दिया गया, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल पे जोर दिया गया फोर्थ 5 ईयर प्लान में एज अ वाइटल फॉर सक्सेस ऑफ एनी प्लान ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। बाय रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी आप कम करो ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम की, वेल्थ की, एंड रिड्यूसिंग रीजनल बैलेंस, तो आपको रीजनल बैलेंस भी लाना है। तो फोर्थ प्लान 10 प्रोवाइड्स नेसेसरी करेक्टिव, तो फोर्थ प्लान क्या प्रोवाइड करता है, 10 प्रोवाइड्स नेसेसरी करेक्टिव टू द अर्लियर ट्रेंड विच हेल्प पर्टिकुलरली द स्ट्रॉन्गर सेक्शंस इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री टू एनेबल। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन रही थी थोड़ी थोड़ी, आप हैवी गुड्स और ये सब इंडस्ट्री खोल रहे हो, एग्रीकल्चर में पैसा ला रहे हो, तो ये सब सारा कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा सा जा रहा था। हालांकि सोशलिस्ट था ये कि भाई लोगों के हित में के लिए था, तो लोगों के हित के लिए ही था ये सारा, ताकि हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करना था, ये सारी चीज़ें, हमें सेल्फ रिलायंट बनना था, ये सारी चीज़ें थी। पर फोर्थ ने क्या कहा कि नेसेसरी ऑब्जेक्टिव किसी भी सक्सेस का है स्ट्रॉन्गर सेक्शन इन एग्रीकल्चर के बजाय ये देखो हमें क्या करना है, सोशल जस्टिस, डिस्पैरिटी ख़त्म करना है इनकम की, वेल्थ की, और रीजनल बैलेंस भी लाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान में अचीव करने के लिए कहा गया, ताकि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। The fourth plan thus provides necessary corrective to earlier trend which helped particularly the strong section in agriculture as well industry को rapid to enlarge and diversify the production base. Hence the statement 2 is also correct. 3 क्या फाइनेंशियल सेक्टर जो था वो 5th 5 ईयर प्लान में था, was not included as नहीं, it was not included as 5th ईयर प्लान। देखिए कौन कौन सा वाले में था, पहले में तो हेरोड डोमर था, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है, स्टार बना लीजिए आप इसको। दूसरे में मनोलोबिस था। थर्ड वाला जो था चक्रवर्ती मॉडल था, अशोक रुद्र मॉडल फोर्थ था, फोर्थ था अशोक रुद्र मॉडल, थर्ड था चक्रवर्ती मॉडल, ठीक, और फोर्थ वाला था अशोक रुद्र मॉडल। फोर्थ अशोक रुद्र है, थर्ड चक्रवर्ती है, दूसरा मनोलोबिस है और पहला हेरोड डोमर मॉडल, ठीक। देखिए यहाँ पहला प्लान देख लीजिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट, और यहाँ पे अनाज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया गया था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था, हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाओ, बेसिक कैपिटल गुड इंडस्ट्री बनाओ,
ये सेकंड। थर्ड वाले में क्या गया, बेसिक इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड करो। तो ये जो है थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ जाने लगा। तो फिर यहाँ अचीव ऑफ सेल्फ रिलायंस और स्टेबिलिटी की बात की, सेल्फ रिलायंस हो, पब्लिक पे पैसा खर्च हो, स्टेबिलिटी हो। फिफ्थ वाले में क्या हो गया, 74-79, यहाँ तो गरीबी हटाओ और ये सब की बात की नीचे, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ऑल दैट, बट ये सब कुछ हो नहीं पाया। और 74-79 तक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चल रहा था और इमरजेंसी भी इसी में लग गई थी और 1 साल पहले ही ये ख़त्म हो गया था, 1 साल पहले ही, ठीक है। तो 74 to 78 ही चल पाया ये, ठीक। 1 साल पे एनुअल प्लान आया था फिर जनता गवर्नमेंट में, ठीक है, या रोलिंग प्लान था शायद, क्या था, हाँ जनता। आइए आगे देखते हैं। ये क्या फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, कब था, पहला 51 से 56, थर्ड 5 ईयर प्लान था 61 से 62, फोर्थ 5 ईयर प्लान था 69 to 74, सिक्स 5 ईयर प्लान था 80 to 85। आइए, ये कुछ टारगेट्स थे, ग्रोथ ये नहीं देखना है। ये वाला देख लीजिए थोड़ा। तो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड जब हो रही थी तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है अचीव ड्यूरिंग, कब अचीव हुआ था, 10th प्लान में हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। तो ये जो 10th प्लान था इसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। ईच ऑफ द फॉलोइंग ईयर प्लान विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया, कौन सा था, 11th प्लान। मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट किस में था, 11th प्लान। देखो द 11th 5 ईयर प्लान 9% टारगेट ऑफ 9%, and the envisaged with the target 9% growth, per capita GDP would grow 7.6% per year। देखो ग्रोथ रेट यूपी का देख लीजिए जाए तो यूपी का ग्रोथ रेट तीसरे 7वें 8वें में सबसे ज़्यादा 7वें में यूपी का ग्रोथ रेट, ठीक है, 7th में यूपी का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट नहीं किए गए एनुअल प्लान रोलिंग प्लान वाले, तो ये सब 7 हैं, 7 साल। देखो पहला हुआ था 3 एनुअल प्लान हुआ 66 से 69 में, ठीक है, प्लान हॉलीडे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना आपको। तो 3 एनुअल प्लान हो गया, ठीक है, डिस्क्राइब्ड एज प्लान हॉलीडे। 78 to 79 जब इमरजेंसी लग गई थी, ये रोलिंग प्लान हो गया। 79 to 80 नॉन प्लान इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ और 1 साल रिड्यूस भी हो गया था यहाँ। फिर 2 एनुअल प्लान 90 से 92 वाला, ठीक है, द 8th प्लान वॉज पोस्टपोन बाय 2 ईयर, ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थे। तो कितने साल हो गए टोटल, तो 3 साल तो यही हो गए, ये 3 साल हो गया, प्लस 2 साल ये हो गया, प्लस 1 साल ये हो गया, ठीक है, और प्लस 1 एक और ये क्या हो गया, ये वाला 78 to 79 और 79 to 80, ठीक है, ये तो हो गया टोटल 7 साल। प्लान हॉलीडे 66 to 69 वाला था, ये भी स्टार मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। तो 66 to 69 वाला प्लान हॉलीडे था, ठीक है, 66 to 69। द थर्ड 5 ईयर प्लान एंडेड 31 मार्च 1966 और फिर 69 से शुरू हुआ। तो ये 5 ईयर प्लान था 66 से, ये 3 साल का था, 1 अप्रैल 96 से 31 मार्च 1969। 3 एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस हुए थे, इसको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है प्लान हॉलीडे, इंपॉर्टेंट है। प्लान हॉलीडे का पीरियड क्या है, 66 to 69। डिकेड्स ऑफ जॉबलेस ग्रोथ किसको कहा जाएगा, ठीक है, ये था 91 to 2000। अकॉर्डिंग टू स्टडी कंडक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 8th 5 ईयर प्लान जो था 98 क्या 11th 5 प्लान है, 8 तो देखो 6th 7th 85 to 90, हाँ 8th 5 ईयर प्लान। द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर वॉज, फर्स्ट 2 ऑफ दिस वॉज रिकॉर्डेड 0.36% एज टारगेट 2.6%। एनुअल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट रिमेंड वेल बिलो द थ्रेड टारगेट, रिमेनिंग 8 प्लान स्टिल वेल बिलो द टारगेट था, ठीक है। 9th प्लान ईयर में भी यही था। इट वॉज ऑल्सो कंक्लूडेड from many other studies that there was economic growth in India in post liberalization period, but there was no increase in employment। तो अगर पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, लिबरलाइजेशन LPG रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसके बाद बट नो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया था, बट इकोनॉमिक ग्रोथ एक हुआ था, पर एम्प्लॉयमेंट उस तरह से नहीं बढ़ी। 1990s में प्रैक्टिकली विटनेस जॉबलेस ग्रोथ।
थी जॉबलेस ग्रोथ 90s में थी इन द ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, किस में खास करके ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एज अ होल हैड डिक्लाइन टू अराउंड 1% ड्यूरिंग 94 to 2000 फ्रॉम स्टडी ग्रेट रोट ऑफ 2% ड्यूरिंग 96 to 90। 2% का ग्रोथ रेट था एम्प्लॉयमेंट में 60 से 90, पर 94 से 2000 में एम्प्लॉयमेंट गिरी थी 1%, 94 से 2000 में। डिकोड जो 91-2000 का डिवर्स टू बी द कॉल्ड डिकेड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। तो डिकेड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ किसको कहा जाता है? 91 से 2000 वाले को डिकेड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम कब आया था? यही देखिए इमरजेंसी जब लाई इंदिरा गांधी, तभी 20 पॉइंट्स प्रोग्राम ये सब लाई। तो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 1975 में आया गया था और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पॉवर्टी हटाना, गरीबी हटाओ मेन मुद्दा था, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करो, तो पब्लिक फोकस हो गया था बहुत ज़्यादा। 82-86 में बाद में रिवाइज़ किया गया और 2006 में फिर रिस्ट्रक्चर किया गया था इसे। कोर सेक्टर इन प्लानिंग, कोर सेक्टर क्या है प्लानिंग में? इसका मतलब होता है सेलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्रीज़। तो ये इंपॉर्टेंट देखिए, कोर सेक्टर इन द प्लानिंग इम्प्लाइज सेलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्रीज़, ये कोर सेक्टर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर। दीज हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑल्सो ऑन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो द कोर सेक्टर रिप्रेजेंट्स द कैपिटल बेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। The principal reason why national economic policy planning is still being pursued in spite of embracing a market economy since 1991 is that principal reason क्यों इकोनॉमिक जो है still being produced, जबकि हमने देखा है मार्केट इकोनॉमी आ गई तब भी, क्योंकि 5 year plan can continue to provide a long term perspective to the economy in market friendly fashion। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ये नहीं। वास्ट क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ऑलरेडी डेवलप्ड इन द पब्लिक सेक्टर नीड्स टू बी नर्चर्ड। तो कितना कैपिटल डेवलप हो गया जो नर्चरिंग करना था? नहीं। मार्केट इकोनॉमी मेनली कन्फाइंड टू इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड सेंट्रल प्लानिंग इन एग्रीकल्चर इज नेसेसरी। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में नेसेसरी, इसलिए ये ओवरऑल जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन। ठीक। नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज परस्यूड इन स्पाइट ऑफ embracing मार्केट इकोनॉमी since 91 because 5 year plan could continue to provide long term perspective to the economy in market friendly fashion. However, the 5 year plan were laid to rest by नरेंद्र मोदी led NDA गवर्नमेंट। ये जो 12th 5 year plan था ये लास्ट 5 year plan था और नीति आयोग हैज़ रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, लॉस्ट 3 year एक्शन। 3 year एक्शन प्लान आ गया 7 year स्ट्रेटेजी के बदले एज अ पार्ट ऑफ 7 year स्ट्रेटेजी एंड 50 year विजन डॉक्यूमेंट। तो 3 year ये डॉक्यूमेंट भी इनका आता है 3 year विजन का, या पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा होता है ये। Planning process in industrial sector in India has assumed a relatively less important position in the 90s as compared to that of earlier period. Which of the following is not true regarding this? Planning जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का has relatively less important position in the 90s as compared to that. देखो, with liberalization, industrial investment development largely been placed within the domain of private, with the market assuming central place, the role of central planning, focus of the planning। देखिए यहाँ क्या है, the nation's priorities have shifted away from industrial to rural, ये तो नहीं होगा। और the focus of planning is shifted to infrastructures like human resource, infrastructure, population control and welfare, ये भी नहीं है। देखो, with the advent of liberalization, industrial development have largely been placed with domain of private and multinational sector। ये आंसर सही लग रहा है। अच्छा, which of the following is not true? तो नॉट ट्रू जो है ये वाला है, नॉट ट्रू है, मैंने देखा नहीं तो सॉरी, ये नॉट ट्रू है। तो ए इसका डी आंसर, ये नॉट ट्रू है, ये वाला गलत है। ठीक, बाकी सब सही है कि एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट हैव लार्जली बीन प्लेस विद इन द डोमेन ऑफ प्राइवेट मल्टीनेशनल सेक्टर, विद मार्केट एज्यूमिंग सेंट्रल प्लेस, द रोल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग इन मेनी सेक्टर हैज़ बीन रिजल्ट रिडंडेंट, और द फोकस ऑफ प्लानिंग हैज़ शिफ्टेड टू सेक्टर्स। तो फोकस कहाँ चला गया है? ह्यूमन रिसोर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंट्रोल में, और मार्केट जो एज्यूम कर दिया सेंट्रल रोल, द रोल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग इन मेनी सेक्टर हैज़ बीन रेंडर्ड रिडंडेंट। तो सेंट्रल प्लानिंग थोड़ा रिड्यूस हुआ है, कंट्रोल जो है सेंट्रल प्लानिंग का मार्केट बेस अप्रोच हो गया, दैट इज़ इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ थोड़ा सा वो प्रोसेस जा रहा है, इंडिकेटिव। देन लिबराइजेशन हुआ था, ये तो सही है। ठीक है, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसकी 1991 में। इट हैज़ गिवन स्पेशल रोल टू द प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू द एम्फेसिस ऑन मार्केट मैकेनिज्म के, तो प्राइवेट सेक्टर को फोकस दिया गया था। एंड नाउ थ्रू द प्लानिंग प्रोसेस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड गिव्स डायरेक्शन। तो इंडिकेटिव की तरफ देखिए जा रहा है ये। दस इसने ABC आर ट्रू।
while declining the important position of industry sector after 90s in the planning process. However, industrial development as well as agriculture and rural development are still national priorities. ये सारी चीज़ें हैं. अगला इस क्वेश्चन देख लीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ए है बॉटम अप प्लानिंग इज गोल दैट इज़ येट टू बी अचीव. तो एक बॉटम अप प्लानिंग है, ये गोल है जो कि अचीव करना है. रीज़न देख लीजिए. विलेज एज अ यूनिट इज़ वेरी सूटेबल फॉर इकोनॉमिक वायबिलिटी. तो ये क्वेश्चन दोनों ही ए और आर सही लग रहा है. तो दोनों ही कुछ असर्शन रीज़न सही है कि बॉटम अप प्लानिंग इज़ गोल दैट इज़ येट टू बी अचीव्ड एंड विलेज इज़ अ यूनिट इज़ वेरी सूटेबल फॉर इकोनॉमिक वायबिलिटी. यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है कि पंचायती राज आर्टिकल 40 इज मेंशन्ड इन पार्ट 4 डीपीएसपी में आता है और विलेज हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज मोस्ट प्राइमरी यूनिट. विलेज को माना गया. आर्टिकल 40 एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू एम्बॉडी द पंचायती राज थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 और दिस हैज़ डन बिकॉज ऑफ बॉटम अप प्लानिंग. फिर ये वाटरशेड डेवलपमेंट देखते हैं. वाटरशेड डेवलपमेंट हैज़ बीन फंड 200 करोड़ का फंड है. तो आंसर 1 और 2 है, पहले ही देख लिया जाए तो ये सही है. और दूसरा है द ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरगो इंटीग्रेटेड वाटरशेड वर्क 100 डिस्ट्रिक्ट में करना है, ये भी सही है. 2/3 अमाउंट इज़ गिवन फॉर ग्रांट बेस्ड प्रोजेक्ट इन स्टेट. ये वाला गलत था. तो देखें क्या है ये. द यूनियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था वाटरशेड डेवलपमेंट फंड 2000 में, जिसका 200 करोड़ रुपए था. टोटल कॉस्ट 200 करोड़ बहुत हो जाता है, 2000 की बात है. इसमें 100 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, 100 करोड़ बाई नाबार्ड है एज मैचिंग कंट्रीब्यूशन है. एक एग्रीकल्चर का और नाबार्ड का 100 करोड़. और इनिशियली जो ऑब्जेक्टिव था WF का वाज टू अंडरटेक इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट वर्क इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स. और इसके 2 कंपोनेंट है WF के, लोन एंड ग्रांट. देखिए 2/3 ऑफ द फंड विल बी फॉर लोन्स टू द स्टेट. ठीक है. तो 2/3 स्टेट गवर्नमेंट फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट एंड 1/3 विल बी फॉर ग्रांट बेस्ड एक्टिविटीज़. तो ग्रांट्स बेस्ड एक्टिविटीज़ के लिए 1/3 फंड था फॉर ग्रांट बेस्ड एक्टिविटीज़ एंड 2/3 फॉर लोन्स टू द स्टेट. तो 2/3 जो है लोन्स टू द स्टेट्स है. तो यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है 2/3 जो है ग्रांट बेस्ड प्रोजेक्ट था, ये लोन्स टू द स्टेट था, ये लोन्स था 2/3 वाला. ठीक. फिर अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. फर्स्ट 5 ईयर प्लान. फिर NDC का गठन कब हुआ है. डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी इंडिपेंडेंट 92 की बात से रही होगी. इंडियन बिकेम मेंबर ऑफ IMF. तो ये देखिए क्या क्या कहाँ से. आंसर है बी. पहला इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ IMF. फिर 3 आया था डिवोल्यूशन, फिर 2, फिर 1. थोड़ा सा आई डिडंट हैव द नॉलेज ऑफ डिवैल्यूशन. IMF का 45 में मेंबर बना. डिवैल्यूएशन 49 में पहले की गई थी. इंपॉर्टेंट स्टार बना दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए. अब बहुत कम ये मैटर मिलेगा. डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 में. फर्स्ट डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी 1949 में. IMF का मेंबर बना 1945 में. और फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो सबमिट पर 8 दिसंबर को 1951 में पहला 5 ईयर प्लान सबमिट किया था. अब 6 अगस्त 52 में NDC का गठन हुआ. योजना मैगजीन किसकी मिनिस्ट्री के हैं. ये है पब्लिकेशन डिवीज़न. तो योजना मैगजीन जो आप लोग पढ़ते हैं UPSC वाले, सिविल सर्विस वाले, बल्कि ये थोड़ा इसका समरी पढ़ लिया करो आप. इस पब्लिश बाय द पब्लिकेशन डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. मंथली जर्नल है डिवेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़. 1957 में इसने अपना पब्लिकेशन स्टार्ट किया था विद M खुशवंत सिंह एस चीफ एडिटर. तो खुशवंत सिंह जो थे चीफ एडिटर थे कब 1957 में इसके. और योजना मैगजीन के बारे में ये. प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने किया था. M विश्वेश्वरैया. M विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इनकी बुक है. पहले एडवोकेट थे, तो द एडवोकेट ऑफ द आइडिया ऑफ प्लानिंग इंडिया के पहले एडवोकेट थे ये. ही प्रपोज 10 ईयर प्लान. एडवोकेट किया था मतलब सपोर्ट किया था और गवाह दलील दिया था इस पर कि भाई इंडिया में प्लानिंग होनी चाहिए. ही प्रपोज 10 ईयर प्लान विद एम ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ द कंट्री. और इसका मेन एफिसिस था इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टू रिड्यूस द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वो आया. प्लानिंग एंड द पुअर किताब देखिए कौन है. ये BS मिन्हास की है. ये भी इम्पॉर्टेंट आ सकती है. तो BS मिन्हास की है प्लानिंग एंड द पुअर. BS मिन्हास किसकी है. प्लानिंग एंड द पुअर. अब ये देखिए प्लानिंग ख़त्म हो गया. बाकी नेक्स्ट लेक्चर और अलग टॉपिक्स करेंगे.